नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी अहम मानी जा रही नेशनल काउंसिल जेसीएम की 49वीं बैठक जो है आखिरकार संपन्न हो गई। अब इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या सरकार इन मांगों पर विचार करेगी या नहीं, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर। आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तेल की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर भारत के दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने बड़ी वार्निंग दी है। क्या कहा है उदय कोटक ने, एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे नीति आयोग के नए सुधार मॉडल की और अंतिम में चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर आए लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अब भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर बड़ा असर डाल सकता है। देश के दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने चेतावनी दी है कि तेल की बढ़ती कीमतों का असली झटका अभी आना बाकी है और भारत को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक महंगाई बढ़ने की आशंका के बीच कोटक ने साफ कहा कि आने वाले समय में आम आदमी पर आर्थिक दबाव तेजी से बढ़ सकता है। खास बात यह है प्रवीण सर कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब नरेंद्र मोदी भी लोगों से अब तेल और सोने की खपत कम करने की अपील कर चुके हैं। ओवर टू यू सर, बड़ी वार्निंग है, इसके साथ तमाम 2-3 खबरें भी हैं, लेकिन पहले जो है उदय कोटक साहब की वार्निंग से कहानी की शुरुआत करते हैं। नहीं, बिल्कुल उदय कोटक ने एक बड़ी चेतावनी दी है जो मौजूदा सिनेरियो है उसको लेकर, और ये कहा है कि ये जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है ये दरअसल जितनी दिख रही है भारत के लिए ये कहीं उससे बड़ा संकट साबित हो सकती है। ये ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स क्राइसिस भारत के लिए साबित हो सकती है। और इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे निपटने के लिए सरकार को बड़े कदम जो है वो उठाने पड़ सकते हैं। विशाल जी, अब आम आदमी पर कैसे पड़ेगा असर ये भी समझ लेते हैं। सीधे ईंधन पर जो है वो खर्च जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है अगर कीमतें बढ़ी तो, और बाकी जो है सामानों की कीमतों में भी जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। तो यानी आने वाले महीने में महंगाई का जो झटका है वो जोरदार लग सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी साहब जो है उनकी अपील को भी समझने की कोशिश करते हैं। वो लगातार जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं सर कि जो है आपके घर में इस्तेमाल होने वाला जो कुकिंग ऑयल है, गाड़ियों में अगर इस्तेमाल हो रहा है पेट्रोल डीजल वो, और अगर सोना चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है थोड़ा कटौती कीजिए, 1 साल तक थोड़ा थम जाइए। इसी के साथ सर सीए साहब को भी लाना चाहेंगे इस पिक्चर में, वो क्या कहते हुए दिख रहे हैं ये हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए सीए अनंत नागेश्वरन ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि साहब ये जो क्राइसिस है ये भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह से है, जहाँ पे कि ये पता चलेगा कि किस तरह से भारत इस पूरे क्राइसिस से निकलकर दिखाता है। तो एक साफ तौर पर एक जो बड़ा डर, बड़ा खतरा है भारत के लिए डॉलर को बचाने का, अपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हैं उनको बचाए रखने का, फॉरेक्स रिजर्व को प्रिजर्व करने का, रोकने का, डॉलर के आउटगो को रोकने का। और इसीलिए आप समझिए कि संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रधानमंत्री ने इस तरह की अपील की। हम सब 1-2 साल को अगर देखें तो लगातार कोशिशें सरकार की ये रही हैं कि किसी तरह से कंजम्पशन का बूस्ट हो। हम डीजल और पेट्रोल की खपत में इजाफे के आंकड़े देखते थे कि साहब 6% डीजल की खपत बढ़ी, 4% पेट्रोल की खपत बढ़ी। अब उसके उलट सरकार ये कह रही है कि आप इसकी कटौती कीजिए। किसी भी तरह से प्रधानमंत्री ने अपना कॉन्वॉय आधा कर दिया है और आप समझिए कि सरकार ये चाहती है कि आप अपना गैर ज़रूरी कंजम्पशन, गैर ज़रूरी ख़रीदारी को अब अगले कुछ वक्त के लिए रोक दीजिए। 1 साल आप बाहर मत जाइए। बहुत सारी जो कंपनियां जो फॉरेन की ट्रिप देती हैं अपने क्लाइंट्स को या एम्प्लॉयज़ को, वहाँ उसको रोका जा रहा है कि भारत में ही अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं तो विदेश में जाने का क्या फ़ायदा। तो ओवरऑल कंजम्पशन को अब थोड़ा रोकने की या कंजम्पशन का स्लो डाउन लेकर आने की क्या एक बड़ी सरकार खुद चाहती है कि कोशिश हो जिसके ज़रिए डॉलर्स को बचाया जाए।
ये एक भारत के सामने एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट हुई है। सर लगातार कुछ दिनों से अगर मैं मनी सेंट्रल के कमेंट सेक्शन को देख रहा था तो तमाम व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि बताइए सरकार अब से 5 महीने 6 महीने पहले तक गाड़ियों को बेचने के लिए जो है तत्पर थी। बिल्कुल। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन किया गया, भारी संख्या में लोगों ने जो है बढ़ चढ़कर गाड़ी खरीदी। अब उस गाड़ी में तेल भराने को लेकर देश के प्रधानमंत्री अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई पेट्रोल डीजल की खपत को जो है कम कार करिए, पूलिंग करने के लिए सरकार कह रही है कि आप ईवीज पर शिफ्ट हो जाइए। ईवी पर शिफ्ट हो जाइए। अब यही वो सवाल पैदा हो जाता है फिर विशाल की अगर आपने 18% या 28% से जीएसटी जो 50-52% तक चला जाता था उसको लेकर आप 18% पर आए और कारों की सेल्स रिकॉर्ड नंबर में कार सेल्स आपकी पिछले साल अगर आप देखेंगे 25-26 का आंकड़ा तो तकरीबन 47 लाख कारें, अगर मैं ठीक हूँ तो 47 लाख कारें भारत में पैसेंजर व्हीकल बिके। अब अगर ये रफ्तार जारी हो, सरकार कह रही कि आप पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए, जहाँ तक संभव हो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, तो ये एक पैराडॉक्स टाइप की सिचुएशन है। अंतर्विरोध यहाँ पे फिर दिखाई देता है कि एक तरफ गाड़ियों की कार सेल्स का क्या होगा, ऑटो सेल्स का क्या होगा। ये एक बड़ी विचित्र और मुश्किल स्थिति है जिसको लेकर अगर ये जंग थोड़ी आगे बढ़ी, सऊदी आरामको के सीईओ ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाता है अगर, तब भी आपको सप्लाई लाइंस को बहाल करने में लंबा टाइम लग सकता है। तो ये एक बड़ी क्राइसिस भारत के सामने। सर एक और बात है उदय कोटक साहब की, वो बहुत ही मुझे डरावनी लग रही है। वो कह रहे हैं कि जो है दुनिया फिर से जो है ट्राइबल माइंडसेट जो है उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहां देश के बीच संसाधनों, टेक्नोलॉजी और आर्थिक ताकत पर जो है नियंत्रण की लड़ाई तेज हो जाएगी। मतलब समझिए कि अब हम लोग, लगता है बात होती थी कि कितना जल्दी आगे बढ़े, अब हम लोग जो है पीछे घसकते हुए जो है नहीं, वो उनका कहना यह है कि हमने दशकों तक का एक वक्त देखा जहां पे कि ग्लोबलाइजेशन की बात हुई, दुनिया कनेक्टेड वर्ल्ड होने की बात आई, स्मॉल विलेज, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, सामान का आयात निर्यात, ये सारी चीज़ें। अब दुनिया बड़ी तेज़ी से एक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ आगे बढ़ रही है। अपने सामान, अपने जो संसाधन हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है, दूसरों से अलग होने की कोशिश हो रही है। तो बिल्कुल एक उल्टी दुनिया जो है जी वो बनती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। जी। अब सर जो आपने कॉन्वॉय की बात की थी कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अपना जो है 50% जो है काफिला कम कर दिया, तो उसकी लिस्ट में मैं बता दूं होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी जो है ऐसा ही कदम उठाया है। यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल ने भी जो है स्कॉट व्हीकल्स और पायलट व्हीकल्स को जो है मना कर दिया है। यूपी के CM साहब ने भी ऐसे ही कुछ बात कही है और CM जो है मध्य प्रदेश के, राजस्थान और दिल्ली, इन लोगों ने भी अपने कॉन्वॉयज़ की जो है संख्या उसको घटाने की बात कही है। तो ये तो हो गई कॉन्वॉय की बात, लेकिन इसी बीच सर मूडीज़ की भी एक रिपोर्ट है, उसको भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। मूडीज़ की रिपोर्ट कह रही है सर कि इंडिया के GDP ग्रोथ के आंकड़ों में जो है बड़ी भारी कटौती उन्होंने किया है। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 0.8% का जो है उन्होंने कट किया और 6% का टारगेट रखा है। और अगर फाइनेंशियल ईयर 27 की बात की जाए तो वहाँ 0.5% का कट किया है और उसको भी 6% के आसपास लाने की बात की जाएगी है। तो तमाम जो है अब निगेटिव खबरों का जो दौर है वो शुरू हो गया है सर। नहीं, बिल्कुल, JP मॉर्गन हो या मूडीज़ हो, ग्रोथ का कटौती की बात हो, या रुपए को देखिए आज सबसे रिकॉर्ड लो पर चला गया, 95-80 के लेवल पर रुपए पहुंच गया। 96 मान लीजिए। एशिया के सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग जो करेंसी है उसमें है। अब कहा यह जाने लगा है कि कितनी जल्दी रुपए 100 का आंकड़ा पार करेगा। तो ये एक असाधारण सी स्थिति है जिसमें सरकार भी परेशान है। लेकिन मुझे लगता है कि अचानक से, हालांकि अभी सरकार का बयान यह है कि हमारे पास 60 दिन का क्रूड ऑयल का भंडार है, LPG 45 दिन का हमारे पास स्टॉक मौजूद है। लेकिन उसके बाहर अगर आप देखेंगे तो सरकार, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे CAA हो, चाहे आपके कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हो, चारों तरफ से अचानक से एक अलार्म बजने की बात आ रही है। एक खतरे की घंटी अचानक से एक तरफ से सुनाई दी है कि किस तरह की सिचुएशन ख़राब है। जो RBI हैं, RBI के गवर्नर ने कहा है कि अब ये केवल और केवल वक्त की बात है कि कब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, ज़्यादा वक्त इसमें लगेगा नहीं। तो हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी। सरकार जो कंजम्पशन के उपाय कर रही है, क्या उनसे तुरंत पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी, इसको लेकर सवाल हैं। और माना ये जा रहा है कि अगर इसमें ज़्यादा बड़ा इजाफा किया जाता है तब जाकर यहाँ पर
लोगों के कंजम्पशन या खपत जो है वो पेट्रोल डीजल की कम होगी। सर आपने तो इसलिए भी हो सकता है कि सरकार कीमतों में तेज इजाफा करे ताकि लोग कंजम्पशन अपने आप कम कर दें। तो सर क्या कोटक वाली जो रिपोर्ट थी कि 28 रुपये 30 रुपये तक बढ़ सकती कीमतें, वैसा सच में हो जाएगा क्या? सरकार को फैसला लेना पड़ सकता है। सरकार कह रही है कि हर दिन लंबा चौड़ा 1000 करोड़ रुपए के आसपास के आसपास का इतना लॉस सरकार को ओएमसी को पर डे हो रहा है। तो सरकार हो सकता है इस चीज़ का फैसला ले कि लोग अगर देखिए ये जो ऑप्शन है, हाँ ये ऑप्शन जो है कारपूल करना या सडनली आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने लगी जबकि बाकी का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है, तो इस तरह का अगर आप केवल अपील करते हैं तो लोगों के मानने की गुंजाइश कम है। रिलेटिवली लोग एफर्ट करेंगे, छोटे छोटे एफर्ट होंगे, उनका भी रिजल्ट नतीजा आएगा। लेकिन सरकार की तरफ से अगर इस तरह का फोर्स मेजर जिसे बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग स्टेप अगर उठाया जाएगा कि साहब कीमत ही हम अगर पेट्रोल का दाम 150 रुपये सरकार कर दे, तब लोग एक्चुअली डिस्करेज होंगे कि अब यहाँ से इस्तेमाल करना ही मुश्किल है। मतलब हार्ड फैसला ले सकती है सरकार। सर आपने अपने संबोधन में कहा कि विशाल आज ऑल टाइम लो के आसपास था रुपए 96 के आसपास। क्या यही बहुत बड़ी वजह थी कि सरकार ने जो है गोल्ड और सिल्वर की जो है इम्पोर्ट ड्यूटी को जो है 6% से बढ़ाकर 15% किया? हाँ बिल्कुल, डॉलर सरकार किसी भी कीमत पर देश से बाहर नहीं जाने देना चाहती, और जो CEA कह रहे हैं कि साहब बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो एक स्ट्रेस टेस्ट इस वक्त भारत उससे गुजर रहा है, वही इसकी सबसे बड़ी वजह। दोनों चीज़ें क्रूड और गोल्ड ये पहले और दूसरे नंबर पे हैं जहां भारत सबसे ज़्यादा डॉलर अपना खर्च करता है जी। तो जो करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो मसला, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला, ये सारे मसले यहाँ पे फिर पैदा होते हुए दिखाई देंगे। आपके एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी सबड्यूड हैं इस वजह से, क्योंकि आप दुनिया भर में सामान टैरिफ की वजह से और तमाम मसलों की वजह से जो प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है, कोई देश किसी देश से सामान खरीदना नहीं चाहता सिवाय उन चीज़ों के जो उस देश में पैदा नहीं होती। एसेंशियल चीज़ खरीद, बिल्कुल एसेंशियल चीज़ जो आपके यहाँ पैदा नहीं होती, बनती नहीं। भारत में क्रूड नहीं तो भारत सिर्फ चाहता है कि केवल हम क्रूड खरीदें, भारत नहीं चाहता कि लोग गोल्ड खरीदें, और इसीलिए सरकार को ड्यूटीज़ को उसको बढ़ाना पड़ा। और एक आंकड़ा है सर कि 6 साल में 2.5 गुना तक जो है गोल्ड इंपोर्ट किया गया है। 2020-21 में 2.5 लाख करोड़ था, ये बढ़कर 21-22 में 3.4 लाख करोड़ हुआ है। 22-23 में ये थोड़ा गिरा 2.8 लाख करोड़ गया है, लेकिन 23-24 में बढ़कर फिर 3.8 लाख और 24-25 में 4.9, और अब तो देखिए 25-26 में आंकड़ा 6.4 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। यानी 6 साल में आंकड़ों को देखें सर तो 2.5 गुना इंपोर्ट बढ़ चुका है। और इसको ये नहीं कहा जाता कि इसके बिना आदमी के जीविकोपार्जन नहीं चलेगा, ये बेसिकली ये है कि भाई हमारा ट्रेडिशनल लगाव है, थोड़ा हम लोग का झुकाव है, इस वजह से ही लोग हम लोग खरीदते हैं। क्राइसिस तब ज़्यादा बढ़ जाती है विशाल, अभी तक मान लीजिए कि उतना ज़्यादा संकट नहीं था सरकार के सामने कि ठीक है लोग गोल्ड आयात कर रहे हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हुआ ये है कि पिछले साल अगर आप इसी वक्त देखेंगे तो संभवतः जो रुपया था वो 89 के आसपास था जी, और वहाँ से 95। जब जैसे जैसे रुपये डेप्रिशिएट हुआ है वैसे वैसे आपका बर्डन बढ़ा है, क्योंकि आपको सारे पेमेंट डॉलर में करने हैं जी। तो रुपए में आने वाली हर गिरावट जो है वो भारत के खजाने के लिए और फॉरेक्स रिजर्व के लिए भारी पड़ी है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देश में कारोबार शुरू करने से लेकर उसे चलाने तक वर्षों से चले आ रहे लाइसेंस, परमिट और मंजूरियों के जाल को अब सरकार जो है बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। नीति आयोग ने एक ऐसा सुधार मॉडल सामने रखा है जिसमें बिजनेस करने वालों को हर छोटी चीज के लिए सरकारी अनुमति के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार अब परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, यानी जो चीज साफ तौर पर मना नहीं है उसे करने की अनुमति मानी जाएगी वाले सिद्धांत पर काम करना चाहती है। माना जा रहा है कि ये कदम पुराने लाइसेंस राज की बची हुई दीवारें गिराने, निवेश बढ़ाने और भारत में कारोबार को पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब प्रवीण सर, गाबा साहब के इस स्टेटमेंट को कैसे हम लोग देखें? नहीं, गाबा साहब का स्टेटमेंट सरकार के उन प्रयासों को अब और तेज रफ्तार मिलती हुई दिखाई देती है। जो गाबा साहब का जो बयान आया है, कैबिनेट सेक्रेटरी रहे और अब नीति आयोग के मेंबर हैं, तो उनको 2 बड़े पैनलों का सरकार ने उनकी अगुवाई में 2 पैनल भी बनाए थे रिफॉर्म को लेके, और अब उन्होंने कहा है कि
कोई भी व्यक्ति उस कारोबार को कर सकता है जिसके लिए सरकार की तरफ से नामंजूरी या पाबंदी नहीं है, बाकी का सब कुछ ओपन है। तो एक तरह से ये जिस तरह से 91 में इकोनॉमी को खोलने का काम किया गया था, उसी तरह से अब आप ये मानकर चलिए कि ये 2026 में सरकार पूरे के पूरे बिजनेस सेक्टर को या पूरी इकोनॉमी को दरअसल एक बार फिर से रिफॉर्म के जरिए खोलने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। और मुझे लगता है कि जितने तरह के परमिट, जितने तरह के लाइसेंस हैं, सरकार उनमें बड़ी कटौती इस वक्त अब करने के मूड में। एक तरह से विशाल ये मानकर चलिए कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई ने भारत को अब आर पार की लड़ाई घर के अंदर शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया है। जिन रिफॉर्म के स्टेप्स को, उपायों पर सरकार रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, वैसे तो पिछले 10 साल में बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म सरकार ने किए जी। डिमोनेटाइजेशन जैसे बड़े कदम उठाए, फ़ायदा नुकसान अलग चीज़ है, लेकिन सरकार ने वो हर चीज़ करने की कोशिश की जो की जा सकती थी। इसके बावजूद अगर आप नए कारोबार को खोलने या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेंगे तो बड़े बड़े बोटलनेक्स अभी भी मौजूद थे। और अब सरकार लगता है कि एक बड़े झटके में इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहती है जी। इसके अलावा सर उन्होंने ये भी कहा है कि रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल का एक टर्म उन्होंने दिया है, कहा कि ये ऐसे अतिरिक्त नियम हैं जो सिस्टम को जाम कर देते हैं, जैसे शरीर में जो है ख़राब कोलेस्ट्रॉल जो है नसों को ब्लॉक कर देता है। तो कह रहे हैं कि 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे, लेकिन लाइसेंस राज जो है पूरी तरह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सरकार के साथ नए नए नियमों और परमिट के रूप में वही सिस्टम नहीं, लेकिन से देखिए अब फिर बात सही है राजीव गाबा की, वो खुद भी बड़े नौकरशाह रहे और 10 साल से ज़्यादा हो गए, 2014 से 24 और 2026 12 साल हो गए इस सरकार को। मई में एक तरह से आप मान लीजिए कि 12 साल हो जाएंगे। इतने वक्त में जो सरकारी मशीनरी की जो दिक्कतें थी, फैसले लेने की जो अड़चनें थी, फैसला लेगा कौन, वो जो एक पॉलिसी पैरालिसिस कहते थे, इनडिसिसिवनेस कहते थे कि साहब डिसीजन लेने के लिए अफसरों के हाथ कांपते थे कि मैं अपने हाथ से फाइल पे साइन नहीं करूंगा। मनमोहन सिंह की सरकार की टाइम की सबसे बड़ी त्रासदी जो थी, जो बताते हैं लोग, वो यही थी कि कोई अफसर किसी फाइल पर साइन नहीं करना चाहता था। वजह यह थी कि आज हमने साइन कर दिए, कल को ये चीज़ कोर्ट चली जाएगी किसी भी वजह से और फिर आप उसमें खिंचेंगे। तो कोई फैसला ही नहीं लेना चाहता कि जो चीज़ जैसी है वैसी बनी रहने दो, स्टेटस को की सिचुएशन रहनी चाहिए। इस सरकार में फैसले हुए, लेकिन नौकरशाही के लेवल पे जो चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए थी वो चीज़ें विशाल दुरुस्त नहीं हुई जी। क्यों? ये बॉटलनेक्स या ये जो आपके परमिट लाइसेंस हैं ये आज तक हैं जी। इनको तो सरकार अपने एंड से खत्म कर सकती थी ना, प्रस्ताव बनाकर पहले भेजे जा सकते थे कि इनको हटाइए, खत्म कीजिए। और समीर अरोड़ा अभी एक जो बड़ी बात बोल रहे हैं, उनको मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि साहब हम कहते हैं टैक्सेस की बात को लेके, तो जिस सरकार में जिस अफसर के पास जाते हैं वो कहते हैं अरे नहीं ये हमारा काम नहीं है, ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाइए। फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात की, वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, सेबी के पास जाओ। सेबी से बात करो, वो कहते हैं आरबीआई के पास जाओ। आरबीआई के पास जाओ तो वो कहते हैं कि साहब किसी फलाने दूसरे अफसर के पास जाओ। तो जो इनडिसिसिवनेस है कि फैसला लेगा कौन, वहीं जब चीज़ें तय नहीं कर पा रहे, जब टैक्सेस को लेके बड़ा मसला फंसा हुआ, मान लीजिए जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स में जी। और एफआईआई की लगातार बिकवाली है, तो फैसला लेने की जिम्मेदारी किसकी है, कौन तय करेगा चीज़ें, कौन फाइनल स्टेप उठाएगा, ये सब अभी भी मौजूद है। चलिए सर, आपने अच्छी बात छेड़ दी। इकॉनमी की तो चर्चा हम लोग कर ही रहे थे, मार्केट को भी अब हम लोग इस कहानी में जोड़ते हुए नजर आएंगे। हेलियोस कैपिटल, समीर अरोड़ा साहब जो कहते हुए नजर आए, आपने उनकी बातों तो कह दी, लेकिन उन्होंने एक और बात कही सर कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो बड़े अपसेट है इंडिया से। इसके पीछे क्या हम वही कारण माने सर कि जिस तरह से जो सेलिंग देखने को मिल रही है, विद इन 5 मंथ्स 2 लाख करोड़ स्वाहा हो गए, निकल गए सिस्टम से? क्या टैक्सेस वाला मामला है? क्योंकि ये बजट ऑन बजट भी इनकी भाषण को मैं सुनते आ जाता, तो एसटीटी टैक्स वाला मामला है या कुछ और मामला है सर? नहीं, बिल्कुल। वो देखिए, सबसे पहले से वो इस बात को समीर अरोड़ा कह रहे हैं कि ये जो बाजार पे टैक्स जो लगाया गया है, एसटीटी या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये सब जो है इन्वेस्टर्स के लिए नेगेटिव चीज़ें हैं। और अब उन्होंने एक बड़ा बयान ये दिया है कि साहब मैं अभी यूएस से लौटा, वहाँ जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो सब
इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि भारत में टैक्सेस किस तरह से लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप डेट प्रोडक्ट भी लेते हैं, वहाँ भी पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है। जो ब्याज एक्यूमुलेट हो रहा है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है। बॉन्ड आप खरीद रहे हैं, वहाँ पे भी टैक्स है। तो उन्होंने कहा कि ये जो टैक्स है ये पूरे का पूरा इन्वेस्टर्स को भारत से रोक रहे हैं आने से, और इसीलिए भारत से बड़ी बिकवाली जारी है। रुचिर शर्मा का भी उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि रुचिर शर्मा ने कहा था कि साहब एआई में भारत पिछड़ गया है, इसलिए इन्वेस्टर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि दुनिया में 198 देशों की क्या हम कैटेगरी में, क्योंकि 198 देश जो हैं दुनिया के वो एआई के मामले में पिछड़े हुए हैं, और क्या भारत उसी में शामिल है। तो उन्होंने कहा ये तर्क उतना बड़ा मजबूत नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर जो भारत को लेकर है एफआईआई, इसके मन में जो डर है या जो निकासी की वजह है, वो दरअसल यहाँ बाजार पर लगने वाला या टैक्सेस की जिस तरह की व्यवस्था है वो यहाँ सबसे बड़ा मसला है। चलिए बाजार के दूसरे दिग्गजों की भी चर्चा कर लेते हैं सर। नीलेश शाह साहब ने कहा कि इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू बी एग्रेसिवली ओवरवेट ऑन द इक्विटीज़, यानी कि अब जो इक्विटी या शेयर बाजार में जो है उतना में एग्रेसिव होने का समय नहीं है सर। तो तमाम लोग, ये जो लोग दिग्गज माने जाते थे, बुल्स माने जाते थे, ये अब जो है पीछे आते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही रामदेव अग्रवाल साहब आज मोतीलाल ओसवाल से ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि डार्क डेज आर अहेड फॉर द इंडियन मार्केट्स। मतलब अभी जो है मतलब आगे की जो तस्वीर है वो थोड़ी धुंधली नज़र आती हुई दिख रही है। तो सर इन तमाम जो है बड़े दिग्गजों की अगर सार को, उनके कथन को अगर हम लोग समराइज़ करें तो क्या बाजार में अभी कुछ ठीक ठाक नहीं रहेगा सर? गिरावट आएगी, 10 से 20% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। करेक्शन कितना आएगा ये तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन रामदेव अग्रवाल हों, ये जो कह रहे हैं कि ईरान की वॉर जो है वो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस लेकर भारत के लिए आ सकता है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क भारत के लिए है। और इसी के साथ एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब ग्लोबल मार्केट कैप में भारत का हिस्सा जो है वो 3% के नीचे चला गया है। भारत की जो हिस्सेदारी है 4.77 ट्रिलियन डॉलर रह गई, जो 2.9% है, जबकि ग्लोबल मार्केट कैप जो है वो 164 ट्रिलियन डॉलर का है। और पीक पर लगभग 5% पे भारत का मार्केट कैप पहुंच गया। तो मार्केट ग्लोबल अगर आप स्थितियों को देखेंगे तो भारत का मार्केट कैप डाउन हो रहा है। मार्केट के हालात अब नीलेश शाह जैसे या आप समझिए कि रामदेव अग्रवाल जैसे जो बड़े बड़े टारगेट्स विचार देते हैं जी बाजार को लेके, वो सब अब इस वक्त इन चीज़ों से डरे हुए हैं कि आखिर आने वाले वक्त जो है वो कितना ख़राब और कितना मुश्किल हो सकता है लड़ाई के, क्योंकि थमने के कोई आसार दिख नहीं रहे। चलिए सर, अब लड़ाई की बात हो रही तो एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेटेस्ट अपडेट क्या है सर ईरान इजराइल अमेरिका वॉर पर? क्या स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है या कुछ जो है सुलह की भी बात हो रही है सर? नहीं, अभी सुलह की कोई बात सामने नहीं आ रही कि दोनों देशों में, अमेरिका में और ट्रम्प साहब तो चाइना जा रहे हैं सर। ट्रम्प साहब चाइना जा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण एक खबर है। वहाँ पे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं वो देखना होगा। चीन ने भी ईरान से अपील की है कि अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले ताकि आवाजाही हो सके, लेकिन ईरान दरअसल अपने रुख पर अड़ा हुआ है। ईरान ने का बड़ा बयान ये था कि अगर अमेरिका ने ख़त्म नहीं की लड़ाई तो हम अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो 90% यूरेनियम एनरिचमेंट वो बहुत जल्द हम उसको करके दिखा देंगे। तो ईरान एक तरह से ये कह रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। अमेरिका कह रहा है कि साहब आपको हम हथियार बनाने नहीं देंगे। तो जो एक तगड़ा जो रिस्क है वो बना हुआ है। क्या अमेरिका फिर अटैक करेगा, स्ट्राइक करेगा? क्योंकि पीट हेगसेट भी इस बात को कह रहे हैं कि हम अटैक कर सकते हैं ईरान पर। तो सिचुएशन असल में बहुत ख़राब है, भारत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, और पूरे ग्लोबल अगर आप उसको देखेंगे सिनेरियो के लिए तो वहाँ पे मुश्किल भरे वक्त है ये। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी अहम मानी जा रही नेशनल काउंसिल जेसीएम की 49वीं बैठक जो है आखिरकार संपन्न हुई। इस बैठक में पेंशन सुधार, सीजीएचएस सुविधाओं के विस्तार, मेडिकल अलाउंस बढ़ाने, प्रमोशन और कर्मचारियों की सर्विस कंडीशंस जैसे कई बड़े मुद्दों पर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच लंबी चर्चा। खास बात ये रही प्रवीण सर कि जेसीएम स्कीम के जो है 60 साल पूरे होने के मौके पर हुई इस बैठक को डायमंड जुबली बैठक का दर्जा दिया गया, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें भी काफ़ी बढ़ गई। अब सबकी नज़र इस बात पर
पर टिकी है सर कि सरकार जो है इन मांगों पर आगे क्या फैसला लेती है। तो सर लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है, दिल्ली, देहरादून, पुणे देख लीजिए, उसके बाद अब फिर जो बैठक चल रही है सर, इसके बाद जो है सुरपगाहट यही है कि कितनी जल्दी जो है मेरी सैलरी और पेंशन में जो है 3 गुना 4 गुना की बढ़ोतरी हो जाए। नहीं, बिल्कुल, जो NCJCM की 49th जो एनुअल मीटिंग हुई है, इसमें 24 आइटम्स पर डिस्कशन हुआ। कैबिनेट सेक्रेटरी TV सोमनाथन की अगुवाई में बैठक हुई। 30 जो है वो स्टाफ साइट के लोग शामिल हुए और सरकार के ऑफिशियल साइट के भी DOPT हो या आपका दूसरे जो डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो, वहाँ के अफसर जो है इस मीटिंग में शामिल हुए विशाल। और बड़ी बात यह है कि पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने से लेकर 8th पे कमीशन तक को लेकर कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हुई है। और एक बड़ी चीज़ इसमें यह है कि TV सोमनाथन जो चेयरमैन थे इस बैठक के, उन्होंने खुद ये माना है कि NCJCM का जो मैकेनिज़्म है ये कर्मचारियों के ग्रीवियंसेस को और बाकी की जो पूरी प्रक्रिया है, चाहे सैलरी, पेंशन, तमाम जो मसले हैं कर्मचारियों से जुड़े, उनको हल करने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म रहा है जी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो पॉइंट है वो निकल कर आया है। चलिए सर, तो 2-3 सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि एक तो फिटमेंट फैक्टर को लेकर सर 3.83 तक ही बात बनेगी या 4 के ऊपर भी जाने की संभावना है सर? अब देखिए, ये दरअसल 49th जो बैठक थी NCJCM, उससे ये इतर का मसला है जहाँ पे कि 8th पे कमीशन को लेकर डिमांड्स हैं। 3.83 हो या 4.38 तक की डिमांड जो है अलग अलग संगठनों ने की है। लेकिन इस बैठक में ये साफ है कि जो 24 पॉइंट का जो एजेंडा जिस पर चर्चा हुई है, उसमें 8th पे कमीशन से जुड़े मसलों पर भी बात की गई है विशाल। जी, चलिए, तो इसी के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी बात होने की बात कही जा रही है, क्योंकि जो है जब भी मेरी बात हुई थी कन्वीनर साहब से NCJCM के शिव गोपाल मिश्रा साहब, वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, अब हम लोग फिर से जो है अब बड़ी सुदृढ़ रूप से जो है पुरानी पेंशन की मांग को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो है NPS में जो फ़ायदा है सर वो उतना ठीक ठाक नहीं मिल पा रहा है। 85 लाख से अधिक जो NPS सब्सक्राइबर्स हैं, उनका कहना है कि कई जो रिपोर्ट्स पर आ रही थी सर कि 100 रुपये, 300 रुपये, 3000 रुपये तक के आसपास का पेंशन मिल रहा है। मार्केट की हालात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता सर, 2 साल में वहाँ भी गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। तो लोगों को आशंका है कि भाई 2004 के बाद जो भी नौकरी में आए हैं वो अगर 30-35 तक अगर रिटायर होंगे तो कहीं उनके हाथ में भी जो है ऊँट के मुंह में जीरा जैसा चीज़ ना हो। तो इनको भी सुधार करने की कोशिश की जा रही है और लंबी फहरिस्त है सर, तो इसको क्या ही हम लोग कंटिन्यू करें, लेकिन देखना होगा कि अब आगे क्या इस पर जो है फॉलोअप होता है। लेकिन प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।